नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ब्रेकिंग सिस्टम के दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर के एग्जाम में, उसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को एनसीएल का दोस्तों मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं बता दूं लगभग 80 प्लस मॉक टेस्ट आ चुका है। यहाँ पर 75 लिखा है लेकिन लगभग 80 प्लस मॉक टेस्ट आ चुका है, जिसमें कि आपको टेक्निकल का स्पेशल टेस्ट दोस्तों जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों के साथ ये जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को एक एक टॉपिक पर दिया गया है टेक्निकल, जिसमें मैंडेटरी साइन पे 35 प्रश्न है, कॉशनरी साइन पे 35, इंफॉर्मेटरी साइन में 35, बाकी ओवरटेकिंग पर 50 प्रश्न, पार्किंग स्टॉपिंग पर 50 प्रश्न, हॉर्न स्पीड लिमिट लेन डिसिप्लिन पर 50-50 प्रश्न, डॉक्यूमेंट पर दोस्तों यहाँ पर आरसी डीएल इंश्योरेंस ये सब 50 प्रश्न। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप लोग दोस्तों इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेना कैसे है वो मैं बता देता हूं। तो देखिए, टेस्ट लेने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके बाद लॉगिन हो जाएंगे ऐप में, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा। इसके बाद इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको एनसीएल का सेक्शन आएगा। एनसीएल पर क्लिक करेंगे तो एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा और यहाँ से जा करके आप अपना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, अगर कोई डाउट होता है यानी कि कोई परचेज करने में कोई समस्या है तो यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है 8858688283 इस नंबर पर बात कर सकते हैं। मात्र 149 में ये पूरा टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि किसी भी वाहन को फिसलने से बचाने के लिए किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी वाहन को फिसलने से बचाने के लिए जो ब्रेक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है एबीएस ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो एबीएस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एबीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या एक सुरक्षा प्रणाली है जो वाहनों के पहियों को अचानक ब्रेक लगाने पर लॉक होने जाम होने से रोकती है। इससे वाहन फिसलता नहीं है और चालक का स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है। तो देखिए, जो मल्टीप्लेट क्लच होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि घर्षण होता है और प्रेशर प्लेटों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो मल्टीप्लेट क्लच में घर्षण व प्रेशर प्लेट की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लेट क्लच में सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में घर्षण प्लेट और प्रेशर प्लेट की संख्या अधिक होती है। प्लेटों की संख्या बढ़ने से क्लच का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे यह सीमित आकार में भी अधिक टार्क संचारित करने में सक्षम होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों और भारी वाहनों में किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप दोस्तों पहली बार हैं और आप लोग दोस्तों यहाँ पर एनसीएल के दोस्तों ये जो ग्रुप है एनसीएल इंफॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहे समय से आपको मिलता रहे और कोई डाउट हो तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में दोस्तों हम लोग मास्टर सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। यह ब्रेक पैडल से मिलने वाले यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में बदलता है और इस दबाव को ब्रेक लाइन के माध्यम से व्हील सिलेंडर तक पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है ये आपका पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार बंद तरल में लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रेक पैडल का दबाव सभी पहियों तक समान रूप से पहुंचता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेक ड्रम की सामग्री क्या है। तो देखिए, ब्रेक ड्रम की जो सामग्री होती है दोस्तों वो रहता है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का होता है। तो ब्रेक ड्रम आमतौर पर ढलवा लोहे से बनाया जाता है। यह उच्च सामग्री उच्च तापमान सहन करने में सक्षम होती है और घर्षण के प्रति टिकाऊ भी होती है और ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को आसानी से फैला भी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि मास्टर सिलेंडर में ब्रेक
फ्लूइड भरते समय कितना स्थान छोड़ा जाता है? तो देखिए मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड भरते समय जो स्थान छोड़ा जाता है, और छोड़ा जाता है 6 mm का स्थान। ठीक है, तो मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड भरते समय ऊपर से लगभग 6 mm का स्थान खाली छोड़ा जाता है। यह स्थान ब्रेक फ्लूइड के तापीय प्रसार के लिए आवश्यक है। यदि यह स्थान न छोड़ा जाए तो गर्म होने पर तरल फैलेगा और सिस्टम में अनावश्यक दबाव उत्पन्न करेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मास्टर सिलेंडर का मुख्य कार्य क्या है कि यह है। तो देखिए मास्टर सिलेंडर का जो काम होता है, मेन फंक्शन, वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि ब्रेक पैडल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करना। ठीक है, जो हम ब्रेक पैडल दबाते हैं उसको हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करना, ये मास्टर सिलेंडर का काम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर को मुख्य घटक माना जाता है। जब चालक ब्रेक पैडल दबाता है तो वह एक यांत्रिक बल लगाता है। मास्टर सिलेंडर का पिस्टन इस बल के कारण आगे बढ़ता है और ब्रेक ऑयल को कंप्रेस करके उस यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दाब में बदल देता है। यही दाब आगे पाइपलाइनों से होता हुआ पहियों के व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ब्रेक, कौन सा ब्रेक एक प्रकार का ब्रेक है जिसमें मास्टर सिलेंडर से तरल कैलिपर में जाता है और पिस्टन पर दबाव डालता है। पिस्टन ब्रेक पैड्स को डिस्क पर दबाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका डिस्क ब्रेक। ठीक है, तो डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डिस्क ब्रेक का वर्णन है। ठीक है, डिस्क ब्रेक में मास्टर सिलेंडर से हाइड्रोलिक दबाव कैलिपर तक पहुंचता है जो पिस्टन को आगे ढकेलता है और ब्रेक पैडल डिस्क रोटर को दबाव वाहन को रोकते हैं, दबाकर वाहन को रोकते हैं। ठीक है, किसी वाहन में ब्रेक लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए वाहन को रोकना या धीमा करने का मेन काम यही होता है, ब्रेक लगाने का। ठीक है, तो वाहन को रोकना या धीमा करना ब्रेक लगाने का उद्देश्य होता है। तो वाहन में ब्रेक लगाने का प्राथमिक उद्देश्य वाहन को रोकने या उसकी गति को धीमा करना है। यह सड़क सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और चालक को वाहन पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद भी करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत ब्रेक सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जो विद्युत ब्रेक होता है ये हम ट्रेलरों में यूज करते हैं। कहाँ पर? ट्रेलर में जो यूज होता है वह विद्युत ब्रेक यूज किया जाता है। देखिए विद्युत ब्रेक का उपयोग मुख्य रूप से ट्रेलर में किया जाता है जब मुख्य वाहन जैसे ट्रक या एसयूवी ब्रेक लगाता है तो विद्युत सिग्नल के माध्यम से ट्रेलर के ब्रेक भी एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इससे ट्रेलर मुख्य वाहन से टकराता नहीं और वाहन संतुलन बना रहता है। ट्रकों में आमतौर पर एयर ब्रेक और कारों स्कूटरों में हाइड्रोलिक ब्रेक या मैकेनिकल ब्रेक लगता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ट्रकों में एयर ब्रेक, कार और स्कूटर में हाइड्रोलिक या मैकेनिकल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि एयर ब्रेक सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो एयर ब्रेक जो होते हैं आपके ट्रकों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़े तो ट्रक में कौन सा एयर ब्रेक, कार स्कूटर में हाइड्रोलिक या मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है, अब देखिए एयर ब्रेक पैक ब्रेक या कंप्रेस्ड एयर बैग सिस्टम का मुख्य रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों जैसे कि ट्रक, बसों और ट्रेनों में किया जाता है। इन भारी वाहनों को रोकने के लिए अत्यधिक ब्रेक बल की आवश्यकता होती है जो वायुमंडलीय दबाव को कंप्रेसर द्वारा बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। कारों और जीपों में आमतौर पर हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे हल्के वाहन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग एजेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग एजेंट के रूप में दोस्तों हम लोग रेजिन का उपयोग करते हैं। तो ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में रेजिन का उपयोग बाइंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। रेजिन विभिन्न घर्षण सामग्रियों के साथ बांधता है और ब्रेक लाइनिंग को मजबूती प्रदान करता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, अगला प्रश्न, एक प्रकार के ब्रेक में सिलेंडर में डायाफ्राम होता है और एक तरफ वायुमंडलीय दबाव को दूसरी तरफ वैक्यूम होता है। इसे कौन सा ब्रेक कहते हैं? तो जिसमें दोस्त ब्रेक में सिलेंडर में डायाफ्राम होता है, एक तरफ वायुमंडलीय दबाव और दूसरी तरफ वैक्यूम होता है, तो आपका वैक्यूम ब्रेक होता है। देखिए इस प्रकार के ब्रेक को वैक्यूम ब्रेक कहते हैं। इसमें डायफ्राम के एक तरफ वायुमंडलीय दबाव और दूसरी तरफ वैक्यूम होता है। इस दबाव के अंतर का उपयोग ब्रेकिंग बल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग ड्रम डिस्क या संयोजन के साथ किया जा सकता है जो द्रव चालित तरल के स्थान पर वायु दाब पावर प्रदान करते हैं? तो वायु दाब पावर प्रदान करते हैं वो रहता है आपका एयर ब्रेक। ठीक है,
तो एयर ब्रेक में हाइड्रोलिक तरल के स्थान पर संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। इसे ड्रम डिस्क या दोनों के संयोजन के साथ प्रयोग किया जा सकता है, या भारी वाहनों जैसे ट्रक और बसों में अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक बूस्टर प्रणाली में ब्रेक लगाने में सहायता से पहले हाइड्रोलिक दाब किसमें संग्रहित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आपका एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक बूस्टर प्रणाली में ब्रेक लगाने में सहायता से पहले हाइड्रोलिक दबाव एक्यूमुलेटर में संग्रहित किया जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक बूस्टर प्रणाली में हाइड्रोलिक दबाव एक्यूमुलेटर में संग्रहित किया जाता है। एक्यूमुलेटर दबाव को संचित करता है ताकि जब भी ब्रेक लगाने की आवश्यकता है तुरंत पर्याप्त हाइड्रोलिक बल उपलब्ध हो सके। यदि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली से वायु नहीं निकाली जाती है तो क्या होता है? तो यदि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली से वायु नहीं निकाली जाती है तो होता क्या है कि आपका जो ब्रेक स्पंजी और कम प्रभावी महसूस होते हैं। ठीक है, तो यदि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में वायु रह गए जाए तो ब्रेक स्पंजी और कम प्रभावी हो जाते हैं। वायु एक संपीड्य माध्यम है जो हाइड्रोलिक दबाव को व्हील सिलेंडर तक पूरी तरह नहीं पहुंचने देता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेकिंग जो दक्षता होती है वह आपकी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर व्हीकल के आगे से नीचे होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखिए, जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल जो होता है, जो भी वाहन होता है, वह नीचे की ओर झुकने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं डिपिंग। तो जब भी किसी वाहन पर अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो जड़त्व के कारण वाहन का भार आगे के पहिए पर स्थानांतरित यानी कि वेट ट्रांसफर हो जाता है। इस बल के कारण वाहन का जो अगला हिस्सा होता है वह नीचे की ओर झुक जाता है, जिसे हम लोग डिपिंग कहते हैं या नोज डाइव कहते हैं। ठीक है, तो डिपिंग या नोज डाइव कहते हैं। इसके विपरीत वाहन के अनुदैर्ध्य अक्ष लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के प्रति होने वाली गति को रोलिंग और आगे पीछे के दोलनों को समग्र रूप से पिचिंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डिपिंग क्या है, या इसी को नोज ड्राइव डाइव या यहाँ पर हो जाएगा, और पिचिंग क्या है इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेक डिजाइन करते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिए? तो रिटार्डेशन पॉइंट और लोड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का दोस्तों यहाँ पर काम पड़ता है, दोनों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक डिजाइन करते समय दोनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रिटार्डेशन यानी कि मंदन बिंदु, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भार वितरण। ठीक है, मंदन बिंदु यह निर्धारित करता है कि वाहन कितनी दूर में रुकेगा, और भार वितरण यह तय करता है कि ब्रेकिंग बल सभी पहियों पर किस अनुपात में लगाया जाए। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ब्रेक का भाग नहीं है। तो देखिए, यांत्रिक ब्रेक में आपको फलक्रम भी होता है, ब्रेक ड्रम भी होता है और ब्रेक शू भी होता है, लेकिन ब्रेक ऑयल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, ब्रेक ऑयल ब्रेक फ्लूइड का उपयोग हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में दबाव को मास्टर सिलेंडर में व्हील सिलेंडर तक स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। तो ब्रेक ऑयल कहाँ पर यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। ठीक है, मैकेनिकल वाले में नहीं होता है। मैकेनिकल में ब्रेक पूरी तरह से ठोस कड़ियों जैसे लीवर, फलक्रम, कैम रॉड, ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का तेल या द्रव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का यांत्रिक ब्रेकिंग सिस्टम पर एक लाभ है? तो ये लाभ है दोस्तों कि यह अधिक संवेदनशील है और इसे संचारित करने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यांत्रिक सिस्टम की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है और इसे चलाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। पास्कल के नियम के कारण छोटे से बल को बड़े ब्रेकिंग बल में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है इसमें यदि प्रोपोर्शनिंग वाल्व निष्क्रिय है तो क्या होगा? तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में प्रोपोर्शनिंग वाल्व निष्क्रिय है, यहाँ पर क्या होता है कि ये अगले ब्रेकों को लॉक कर सकता है। तो प्रोपोर्शनिंग वाल्व का कार्य अगले और पिछले ब्रेकों के बीच दबाव को संतुलित करना है। यदि यह वाल्व निष्क्रिय हो जाए तो पिछले पहियों पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे पिछले ब्रेक लॉक हो सकते हैं और वाहन अनियंत्रित हो सकता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर एयर ब्रेक का उपयोग अधिकतर किसमें किया जाता है? तो देखिए, एयर ब्रेक का अधिकतर प्रयोग हम लोग दोस्तों यूज करते हैं यहाँ पर ट्रकों में। ठीक है, एयर एयर ब्रेक का उपयोग हम लोग ट्रकों में करते हैं। तो देखिए, एयर ब्रेक का उपयोग ट्रक और भारी वाहनों में किया जाता है। भारी वाहनों को रोकने के लिए अधिक ब्रेकिंग बल की आवश्यकता होती है। संपीड़ित वायु इस आवश्यकता को कुशलता पूर्वक पूरा करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड के एक आवश्यक अभिलक्षण का निरूपण नहीं करता है? ये रहता है आपका कि जो ब्रेक फ्लूइड होता है इसका क्वथनांक कम होना चाहिए। तो देखिए, ब्रेक फ्लूइड का क्वथनांक कम होना एक अवगुण नहीं
है ना कि गुण है। ठीक है, अच्छे ब्रेक फ्लूइड का क्वथनांक उच्च होना चाहिए ताकि उच्च तापमान पर भी यह वाष्पित ना हो, और कम क्वथनांक वाला ब्रेक फ्लूइड ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी से वाष्पित हो सकता है, जिससे ब्रेक फेल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में हैंड ब्रेक सामान्यतः किस प्रकार करता है? तो देखिए, ऑटोमोबाइल में जो हैंड ब्रेक होता है ये आपका पिछले पहियों पर काम करता है। हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक सामान्यतः पिछले पहियों पर कार्य करता है। यह वाहन को खड़े होने पर स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले पहियों पर लगाने से वाहन की स्थिरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, ब्रेक किसके कारण कमजोर हो जाता है? तो देखिए, ब्रेक जो होता है कमजोर या घर्षण की हानि के कारण, या घर्षण के कारण ही ये क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो ब्रेक मुख्यतः घर्षण की हानि के कारण कमजोर हो जाते हैं। ब्रेक पैडल या लाइनिंग घिस जाने से घर्षण क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे ब्रेकिंग बल कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रेक फ्लूइड का रिसाव और हवा का प्रवेश भी ब्रेक को कमजोर कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भार स्थानांतरण के कारण अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग प्रभाव का वितरण किस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए? ये रहता है दोस्तों, अगले पहिए पर 60% और पिछले पहिए पर 40%। ठीक है, तो देखिए, ब्रेक लगाने पर वाहन का भार आगे की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे अगले पहिए पर अधिक भार पड़ता है। इसलिए अगले पहिए पर 60% और पिछले पहिए पर 40% ब्रेकिंग बल का वितरण उचित माना जाता है। यह संतुलन वाहन को स्थिर रखता है। किस वाहन किसी वाहन की रोक दूरी का कार्य नहीं है? तो वो है दोस्तों द्वितीयक ब्रेक। तो किसी वाहन की रोक दूरी द्वितीयक ब्रेक का कार्य नहीं है। तो वाहन की रोक दूरी मुख्यतः वाहन की गति, ब्रेकिंग बल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करती है। द्वितीयक ब्रेक जैसे हैंड ब्रेक रोक दूरी और प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं करता। यह मुख्य पार्किंग के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में कौन सा भाग व्हील सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड को सील रखता है? तो ये रखता है दोस्तों आपका कप। ठीक है, यहाँ पर कप हो जाएगा। तो व्हील सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड को सील रखने के लिए रबर कप सील का उपयोग किया जाता है। यह रबर से बना होता है और पिस्टन के चारों ओर लगा होता है, जो ब्रेक फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकता है। ये कौन सा मास्टर सिलेंडर दिखाया गया है? तो ये जो मास्टर सिलेंडर दिखाया गया है ये आपका सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है। ठीक है, तो सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर का आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए चित्र में एक सिंगल बैरल या सिंगल पिस्टन मास्टर सिलेंडर दिखाया गया है। इसमें केवल एक ही पिस्टन और एक ही स्प्रिंग असेंबली होती है, जो सभी पहियों के लिए एक समान हाइड्रोलिक प्रेशर भेजती है। इसके विपरीत टैंडम मास्टर सिलेंडर और दो अलग अलग पिस्टन, दो चैम्बर सर्किट होते हैं, ताकि एक सर्किट फेल होने पर दूसरा काम कर सके। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे अधिक प्रयुक्त ब्रेक संचालित होते हैं। तो सबसे अधिक प्रयुक्त ब्रेक जो संचालित होते हैं यह हाइड्रोलिक द्वारा प्रचालित या संचालित होते हैं। तो सबसे अधिक प्रयुक्त में हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हैं। अधिकांश भारी वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विश्वसनीय, संवेदनशील और संचालित होने में आसान होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब ड्राइवर हाइड्रोलिक ब्रेक पेडल दबाता है तो स्पंजी लगता है, यह क्या दर्शाता है? यह सिस्टम में हवा है, इसको दर्शाता है। तो ब्रेक पेडल का स्पंजी महसूस होना यह दर्शाता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हवा प्रवेश कर गई है। हवा एक संपीड्य माध्यम है, जिसके कारण पेडल दबाने पर हाइड्रोलिक दबाव व्हील सिलेंडर तक पूरी तरह नहीं पहुंचता और ब्रेक स्पंजी लगते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेक की फेडिंग कब होती है? तो देखिए, ब्रेक की फेडिंग जो होती है दोस्तों, ये होता है लगातार ब्रेक लगने पर। ठीक है, तो देखिए, ब्रेक फेडिंग तब होती है जब लगातार ब्रेक ब्रेक लगाए जाते हैं। बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड और ड्रम डिस्क का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे घर्षण दक्षता कम हो जाती है और ब्रेकिंग प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या एयर ब्रेक सिस्टम में हवा को जाने देता है? तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो हवा को जाने देता है वो आपका रहता है ब्रेक वाल्व। तो एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक वाल्व हवा को सिस्टम में जाने देता है। जब ड्राइवर ब्रेक पैडल दबाता है तो ब्रेक वाल्व खुलता है और संपीड़ित वायु ब्रेक चैम्बर में जाकर ब्रेकिंग क्रिया को सक्रिय करता है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों के लिए ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों के लिए जो ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड होते हैं, इसके लिए जो सामग्री यूज करते हैं वह कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट का उपयोग करते हैं। तो एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों में हम लोग कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट सामग्री का उपयोग करते हैं। यह सामग्री अत्यंत हल्की होती है
और उच्च तापमान पर भी प्रभावी रहता है, उत्कृष्ट घर्षण गुण रखता है और उच्च प्रदर्शन वाहनों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में ईबीडी का क्या कार्य है। ईबीडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ये रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस काम आता है? यह आता है रियल व्हील की स्लिप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्य कार्य पिछले पहियों की स्लिप को नियंत्रित करना है। यह अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग बल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समायोजित करता है ताकि वाहन स्थिर रहे और पहिया लॉक ना हो। अगला प्रश्न यहाँ पर सामान्य रूप से भारी वाहनों में पार्किंग और हैंड ब्रेक होती है। तो सामान्य रूप से सभी वाहनों में पार्किंग या हैंड ब्रेक जो होती है आपका मैकेनिकली रूप से होता है। तो सामान्यतः भारी वाहनों में पार्किंग या हैंड ब्रेक मैकेनिकली प्रकार की होती हैं। यह केबल और लीवर के माध्यम से संचालित होती है। मैकेनिकल सिस्टम होने के कारण यह बिना किसी हाइड्रोलिक दबाव के भी वाहन को स्थिर रखने में सक्षम होती है। अगला है यहाँ पर कि यदि ब्रेक के पहिए वाहन के रुकने से पहले लॉक हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है। तो यदि ब्रेक के पहिए वाहन के रुकने से पहले लॉक हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि व्हील आर स्किडिंग, पहिया स्किड कर रहा है। तो जब ब्रेक लगाने पर वाहन के पहिए लॉक हो जाते हैं और सड़क पर घिसटते हुए चलते हैं तो इसे स्किडिंग कहते हैं। इस स्थिति में चालक का वाहन पर नियंत्रण कम हो जाता है। एबीएस सिस्टम इसी स्किडिंग को रोकने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा डिवाइस सेंसर द्वारा ड्रिवन व्हील स्पिन का पता लगाता है। वो रहता है आपका ईसीयू। ईसीयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। सेंसर के माध्यम से ड्रिवन व्हील की स्पिन का पता लगाता है। ईसीयू सभी वाहनों की गति की जानकारी प्राप्त करता है और किसी भी असामान्य स्पिन का पता चलने पर ब्रेकिंग या इंजन पावर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्राइव को विफलता के बारे में बताता है। तो ये जो बताता है आपका पार्किंग लैंप के चमक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ईबीडी विफलता होने पर ड्राइवर को पार्किंग लैंप की चमक के माध्यम से सूचित करता है। यह चेतावनी संकेत ड्राइवर को बताता है कि ईबीडी सिस्टम में कोई खराबी आई है और उसे तुरंत वाहन सेवा केंद्र पर ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रेकिंग के दौरान वाहन का एक तरफ को खिंचाव का कारण क्या है। तो ब्रेकिंग के दौरान वाहन के एक तरफ को खिंचाव का मेन कारण है आपका शू का गलत संयोजन। ठीक है, तो ब्रेकिंग के दौरान यदि किसी एक पहिए के ब्रेक शू का संयोजन सही नहीं है या वह ड्रम के बहुत करीब या दूर है तो ब्रेक लगाने पर दोनों तरफ के पहियों पर असमान ब्रेकिंग बल लगेगा। जिस तरफ का ब्रेक शू अधिक कसकर या पहले पकड़ेगा वाहन उसी तरफ खींचेगा। हालांकि टायरों में हवा का असमान होना भी खिंचाव का कारण बनता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में ब्रेकिंग मैकेनिज्म से जुड़ा सबसे सटीक तकनीकी कारण ब्रेक शू का गलत संयोजन माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि यदि एक ब्रेक लाइन विफल हो जाए और अन्य ब्रेक लाइन सुचारू रूप से कार्य करें तो इसके लिए किस प्रकार का सिलेंडर उपयुक्त है। तो यदि एक ब्रेक लाइन विफल हो जाए और अन्य ब्रेक सुचारू रूप से कार्य करें तो वो आपका रहता है टेंडम मास्टर सिलेंडर। तो टेंडम मास्टर सिलेंडर में दो अलग अलग पिस्टन और दो अलग अलग चैम्बर यानी स्वतंत्र हाइड्रोलिक सर्किट होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक सर्किट या ब्रेक लाइन लीक होने के कारण विफल हो जाती है, दूसरा सर्किट पूरी तरह सुरक्षित रहता है और शेष पहियों में ब्रेक सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक वाहनों में इसी का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक ब्लीडिंग क्या है। तो देखिए ब्रेक ब्लीडिंग क्या है कि वायु हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक ब्लीडिंग कहते हैं। ब्रेक ब्लीडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से हवा को बाहर निकाला जाता है। ब्लीडर स्क्रू को खोलकर ब्रेक फ्लूइड के साथ साथ फंसी हुई हवा को बाहर निकाला जाता है ताकि सिस्टम पूरी तरह से ब्रेक फ्लूइड से भरा रहे और ब्रेक प्रभावी रूप से काम करे। अगला प्रश्न आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है। एबीएस है दोस्तों आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है जो आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है। इससे ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण बनाए रख सकता है और दुर्घटना से भी बच सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली हैं आप लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप लोग करना क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है।
टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, फिर एनसीएल वाले में जाएंगे, फिर यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट मिलेगा, यहाँ से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 80 प्लस आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मास्टर सिलेंडर का पिस्टन बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पिस्टन बनाने के लिए दोस्तों हम लोग एल्युमिनियम एलॉय का उपयोग करते हैं। ठीक है, मास्टर सिलेंडर का पिस्टन जो होता है एल्युमिनियम एलॉय से बनाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है और मजबूती भी रखता है। यह सामग्री उच्च दबाव पर भी ब्रेक फ्लूइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये है कि यदि ब्रेक की दक्षता 30% है तो कहा जा सकता है कि ब्रेक की स्थिति क्या है, तो है अच्छी नहीं है। ठीक है, यदि ब्रेक की दक्षता 30% है तो यह ब्रेक की खराब स्थिति को दर्शाता है। एक अच्छे ब्रेक सिस्टम की दक्षता 50% से अधिक होनी चाहिए। 30% दक्षता पर वाहन को रोकने में बहुत अधिक दूरी लगेगा और सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अगला कि ब्रेक शू का आकार कैसा होता है? तो देखिए जो ब्रेक शू का आकार होता है दोस्तों आपका अर्धवृत्ताकार होता है। ब्रेक शू का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। यह आकार ब्रेक ड्रम की गोलाकार आंतरिक सतह के साथ पूरी तरह फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक शू ड्रम की आंतरिक सतह से घर्षण उत्पन्न करने के वाहन को रोकता है। अगला प्रश्न है कि वाहन द्वारा रोकने में लिया गया समय किस पर निर्भर करता है? तो देखिए वह वाहन की गति पर भी निर्भर करता है, टायर के कंडीशन पर भी निर्भर करता है और इंजन के ब्रेकिंग बल पर भी निर्भर करता है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाहन को रोकने के लिए लगा समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वाहन की गति, टायर की स्थिति और इंजन का ब्रेकिंग बल। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव वाहन की रोकने की दूरी और समय को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि अर्ध धात्विक ब्रेक लाइनिंग, सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? यह रहता है आपका फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल। ठीक है, तो सेमी मेटेलिक अर्धधात्विक ब्रेक लाइनिंग या पैड्स में लगभग 30 से 65% तक धातु मौजूद होती है। इस धातु के संघटक के रूप में मुख्य रूप से फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल, तांबा, लोहा या पाउडर के रूप में अन्य धातुओं के रेजिन के साथ मिलाया जाता है। स्टील वूल ब्रेक पैड की मजबूती, तापी चालकता और घर्षण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि वाहन को कम से कम दूरी में रोकना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए अगर वाहन को आप कम दूरी पर रोकना चाहते हैं तो ब्रेक बस स्किड होने वाली होनी चाहिए और रोड के साथ अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम दूरी में वाहन को रोकने के लिए सबसे आदर्श स्थिति वह होती है कि जब ब्रेकिंग बल अपने अधिकतम स्तर पर हो, अर्थात टायर सड़क पर फिसलने के कगार पर पहुंच जाए लेकिन पूरी तरह लॉक होकर स्किड न हो। तो इस बिंदु पर टायर और सड़क के बीच का अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। यदि टायर पूरी तरह लॉक होकर स्किड करने लगते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है और रुकने की दूरी बढ़ जाती है। साथ ही इसके लिए सड़क और टायरों के बीच की मजबूती पकड़ होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप दोस्तों का टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो एनसीएल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं भेज दूंगा, यहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर का अगर ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसके साथ ये पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, तो एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर कोई परचेज करने में कोई समस्या आ रही तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।